हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और इसमें एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोडक्शन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, छोटी छोटी चीज़ें और उसमें जो भी कठिनाई भरी चीज़ें हैं वो सब हम लोग इसमें कवर करेंगे। जैसा कि सबसे पहले होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसमें पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है और इसमें सबसे पहले जो देखना है वो देखना है इंट्रोडक्शन। क्या होता है इसकी पहचान। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? पहचान। ठीक, पहचान में जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, रहे हो आदि। अब जैसा कि इंट्रोडक्शन में देखा गया, सबसे पहले देखिए पहचान तो जरूरी ही है। यदि पहचान नहीं हो पाएगी तो निश्चित रूप से हम उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे और उचित हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से इंट्रोडक्शन तो बहुत जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया कि हिंदी वाक्य मिलेगा और हिंदी वाक्य के अंत में पहुंचेंगे, और जब हिंदी वाक्य के अंत में पहुंचेंगे तो वहां हमें देखना क्या है? सबसे पहले मिल सकता है रहा है, अगर रहा है नहीं मिला तो रही है, और रही है नहीं मिला तो रहे हैं, और रहे हैं भी अगर नहीं मिला तो रहा हूं या फिर रहे हो। इन सभी शब्दों में से कोई एक शब्द आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही, और यदि इन सारे शब्दों में से कोई एक भी नहीं मिल रहा है तो यह समझना है ये जो हमारा सेंटेंस है वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें मिलेगा क्या? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रहे हैं, जो कि इस प्रकार से इसको समझना है। जैसे वह गीत गा रहा है। अब जैसे ये एक हिंदी सेंटेंस हुआ, ये हिंदी वाक्य है, और हिंदी वाक्य के अंत में हम क्या देख रहे हैं? रहा है। तो रहा है आया हुआ है, और इस रहा है से ही पहचानना है, और हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से आ सकता है वह गीत गा रही है, वे गीत गा रहे हैं, मैं गीत गा रहा हूं, या फिर तुम स्कूल जा रहे हो। तो अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये आना आवश्यक है। तो इंट्रोडक्शन इस तरीके से आपका क्लियर हुआ। अब सेकंड जो है वो हमें पढ़ना है हेल्पिंग वर्ब। क्या पढ़ना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो यूज होना है वो होता है इज, ऑब्लिक एम, ऑब्लिक आर। इज, एम, आर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तीन सहायक क्रिया है। इसमें पहला है इज, और सेकंड नंबर पे एम, और थर्ड नंबर पे आर। जब यहाँ हम तीन सहायक क्रिया देख रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसी तीन कंडीशन भी होगी जहां इनका अलग अलग यूज करना है। एक ऐसी कंडीशन होगी जहां इज का, फिर एक ऐसी कंडीशन बनेगी जहां एम, और एक ऐसी कंडीशन होगी जहां
आर का प्रयोग करेंगे। तो वो कंडीशन सबसे पहली कंडीशन है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करना है, इज का यूज करना है। और सेकेंड नंबर पे ये देखना है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होना है। और थर्ड नंबर पे आई के साथ एम का यूज होना है। तो ये तीन कंडीशन है, जो कि पहली कंडीशन ये बता रही कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होगा, अर्थात जो करता है यदि वह एक वचन में है तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। और जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा, अर्थात जब कर्ता बहुवचन में होगा तो उसके साथ आर का यूज करना है। और जब सब्जेक्ट के स्थान पर आई आ जाए तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करना है। अब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे इसको पहचाना जाता है, ये सारी चीजें आपको इसके पहली वाली वीडियो में मिल जाएंगी, जो कि काफी अच्छे तरीके से बताया गया है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। जो कि पहली चीज बताई गई पहचान, पहचान में आप एकदम इजी है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द का आना है। अगर आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, यदि नहीं आ रहा है तो नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड थिंग में हम ये समझ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब बताया गया देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस। इस टेंस में 3 सहायक क्रियाएं हैं, जो कि पहला इज, दूसरा एम और तीसरा आर। अब इन तीनों का यूज बताया गया कि जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आए तो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आए तो हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। और जब सब्जेक्ट आई हो जाए, स्पेशली आई, अगर आई आता है तो हम एम का यूज करेंगे और एम का यूज कहीं होना नहीं है। और आई के साथ आर का यूज नहीं करेंगे, आई के साथ एम का ही यूज करेंगे। ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो क्रम है वो आ जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करना है, क्या उसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन है, क्या नियम है, वो अब आप इसके बाद देखने वाले हैं। तो अब हेडिंग मेंटेन होगी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है सकारात्मक वाक्य। और इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन को क्या कहेंगे, अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम। अब अनुवाद के नियम में है क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज अब्लिक एम अब्लिक आर। वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड्स है, फुल स्टॉप। ये आपका रूल ऑफ ट्रांसलेशन है। और इसी रूल पे, इसी फार्मूले पे आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो आप रखते चले जाएंगे तो आपका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे, जैसे राम
पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो सबसे पहले ये हिंदी वाक्य है और हिंदी वाक्य के अंत में देखा जा रहा है तो यहाँ मिला है रहा है। तो रहा है से ये पहचान लेना है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें ना तो नहीं का प्रयोग हुआ है, ना तो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। और ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले जरूरत किसकी है? सब्जेक्ट की। तो कौन पुस्तक पढ़ रहा है? राम। राम इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ हो गया राम। और राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए इज एम आर में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज। क्यों? क्योंकि राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए इज हो गया। और वर्ब, राम के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है? राम के द्वारा पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो रीड। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। और रीड में आईएनजी प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। तो आईएनजी, वर्ब में आईएनजी सिर्फ एक कंडीशन में लगता है। वर्ब में आईएनजी तब लगाई जाती है जब हमारा सेंटेंस किसी कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। उसमें कॉन्टिन्यूअस का आना आवश्यक है। अगर कॉन्टिन्यूअस आया हुआ है तो आप समझिए कि उसमें आईएनजी लग जाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक। तो रीडिंग के बाद क्या हो जाएगा? रीडिंग द बुक। क्लियर? तो ये क्या हो गया? राम इज रीडिंग द बुक। राम पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ राम सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हुआ। फिर रीड ये वर्ब था, इसमें आईएनजी प्लस किया गया तो रीडिंग हो गया। और यहाँ पे फिर बुक है, बुक आपका ऑब्जेक्ट है, जो कि इस तरीके से। एक एग्जाम्पल और समझेंगे जिसमें सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होगा, वो जैसे इस तरीके से, वे पत्र लिख रहे हैं। तो अंत में हमने देखा रहे हैं, जिससे ये क्लियर हुआ ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट में क्या आना है? दे। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आर। आर यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्यों लगी? क्योंकि जो सब्जेक्ट दे है, दिस इज प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, ये कर्ता बहुवचन है। तो बहुवचन कर्ता के लिए हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करना है? आर का, जो कि हमने कर दिया। अब क्या है? इसके बाद हमें ढूंढना है इसमें वर्ब क्या हो रहा है। तो वे के द्वारा जो कार्य होगा, जो लिखने का हो रहा है, तो क्या है? WRITING। तो इसमें राइट में आईएनजी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? राइटिंग। दे आर राइटिंग। क्या लिख रहे हैं? अ लेटर। दे आर राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहे हैं। तो सारी चीजें पहले जैसी हैं, जो बदला हुआ है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चेंज इसलिए हो गया क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या आया? प्लूरल नंबर। और यहाँ इज है, इज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। यहाँ राम जो है सिंगुलर नंबर में है। एक और देखा जाए जिसमें आई सब्जेक्ट आ जाए, जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, तो यहाँ पे आया है रहा हूं, जिससे क्लियर हुआ ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और ये सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस अफर्मेटिव है। इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? मैं को अंग्रेजी में कहा जाता है आई। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज होता है एम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। आई एम। उसके बाद यहाँ वर्ब क्या है? जाना, तो गो हो जाएगा। और गो में आईएनजी जब ऐड होगा तो हो जाएगा गोइंग। आई एम गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? गोइंग टू मार्केट। मार्केट मीन्स बाजार। क्लियर? तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इस तरीके से रहा है, जिसमें कुछ करना नहीं। ये फार्मूला अगर दिमाग में सेट हो गया, मुझे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। हम सब्जेक्ट के अनुसार ही सहायक क्रिया का प्रयोग कर सकेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो इज का यूज होगा, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो आर का यूज होगा, सब्जेक्ट में अगर आई आएगा तो एम का यूज होगा। और उसके बाद वर्ब देखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर आईएनजी लिख देना है। और
फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखना है। क्लियर? जो कि इस तरीके से रहा है। इसके बाद क्रम में आता है निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद का क्रम क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में रूल ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहले होगा सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर और उसके बाद क्या हो जाएगा? नॉट। ये नॉट ऐड हुआ। फिर वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, अब करना क्या है इसमें? एग्जाम्पल में वह गीत नहीं गा रही है। तो अंत में देखा जा रहा है रही है, जिससे ये पहचाना जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हुआ है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। अब क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट में कौन गीत गा रही है? वह। तो यहाँ वह से स्त्री का बोध हो रहा है, जिससे सी, और सी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे यूज होगा हेल्पिंग वर्ब इज। अगर सी के स्थान पे कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आता तो आर का यूज हो जाता, जो कि सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का ही यूज होगा। ठीक, अब इसके बाद नॉट आया हुआ है, तो यहाँ हमें क्या लिखना है? नॉट, फिर वर्ब। अब ये देखना है वह जो है ये कौन सा कार्य कर रहा है? गाने का। तो जब गाने का कार्य हो रहा है तो सिंग मीन्स गाना, और जब इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग। ठीक, अब सी इज नॉट सिंगिंग, क्या गा रहे हैं? गीत। सिंगिंग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये आपका सेंटेंस तैयार है, जो कि निगेटिव है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है। तो ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस देखा जाए तो वो सिर्फ ये सिंगल वर्ड का डिफरेंस है। यहाँ पे नॉट का यूज हुआ, जिसकी वजह से ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। अगर यही नॉट को यहाँ से कैंसिल कर दिया जाए तो ये हो जाएगा सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा? ये अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट का अंतर है, जो कि आपके सामने है। इसके बाद का जो क्रम होता है वो आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस आप समझ चुके हैं, जो कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है और उसमें सारी चीजें पहले जैसी हैं, कुछ नया या अलग से ऐड ऑन नहीं करना है उसमें। तो इसके बाद की जो हेडिंग है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, जो कि इज, एम, आर। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है, और ये क्वेश्चन मार्क। देखिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करने लगते हैं तो ट्रांसलेशन के अंत में ये क्वेश्चन मार्क का आना आवश्यक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे, क्या राम सड़क पर टहल रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क हुआ,
सबसे पहले तो ये पहचानना है ये जो हिंदी सेंटेंस आया है, जो हिंदी वाक्य है, ये किस टेंस से है, जो कि लास्ट में हमें दिख रहा है रहा है। तो इस रहा है से मुझे पहचानना होगा कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस ये है इंट्रोगेटिव, क्योंकि सेंटेंस के शुरुआत में ही क्या आया हुआ है? प्रश्नवाचक शब्द, जो कि है क्या। ये क्या यहाँ आके इस पूरे सेंटेंस में प्रश्न कर रहा है कि क्या राम सड़क पर टहल रहा है। तो जिसमें सबसे पहले मुझे लिखना क्या होगा? इज एम आर। और इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है ये यूज कैसे होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट क्या है ये देखना है। तो कौन टहल रहा है? राम। तो राम क्या है? राम जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ किसका यूज हो जाएगा? इज का। अगर यहाँ राम के स्थान पे कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता तो आर का यूज होता। राम के स्थान पे अगर आई आ जाता तो एम का प्रयोग होता, जो कि इस समय आया क्या हुआ है? राम। राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सो वी कैन अप्लाई हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। ठीक है, इज राम। फिर वर्ब, राम क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं, तो वॉक। तो यहाँ क्या हो गया? वॉक। वॉक में आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा? वॉकिंग। इज राम वॉकिंग। ऑब्जेक्ट है, कहाँ टहल रहे हैं? ऑन द रोड, ROAD। फिर ये क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो जो कि बिल्कुल इजी है, बहुत सरल है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्रम इसका। अभी तक क्या होता था अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता था, फिर उसके बाद क्या होता था? हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में वो क्रम थोड़ा सा उल्टा होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। बाकी सारी चीजें का जो क्रम है वो सब ऐसे ही है। वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म में यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में है ING। ठीक है, तो वर्ब में ING है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है। तो ये सारी चीजें जो है सेम एक जैसे ही हैं, कुछ इसमें बहुत अंतर नहीं आया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है? इज-एम-आर का यूज कर देना है। इज-एम-आर का यूज कैसे करना है? सब्जेक्ट के अनुसार। जब कर्ता एक वचन हो तो हम इज का यूज करेंगे, कर्ता बहुवचन होगा तो आर का यूज करेंगे, कर्ता का स्थान पे आई आ जाता है तो एम का यूज करेंगे, अन्यथा एम का यूज और कहीं है नहीं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बाद अदर वर्ड होगा, और अदर वर्ड के बाद ये जो आप यहाँ मार्क देख रहे हैं इंट्रोगेशन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन कहा जाता है, या क्वेश्चन मार्क। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विदाउट दिस इंट्रोगेटिव मार्क्स योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग, गलत हो जाएगा, बिल्कुल उसमें कोई संकोच नहीं होगा। तो इंट्रोगेटिव के बाद होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में जो अंतर है दोनों सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, वो सिर्फ एक शब्द का अंतर है जिसको कहा जाता है नॉट। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? अब रूल ऑफ ट्रांसलेशन में हम सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, उसके बाद सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के बाद ऐड होगा नॉट। ठीक, उसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होना है? ING, और ING के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा? अदर वर्ड, और अदर वर्ड के तुरंत बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका रूल ऑफ ट्रांसलेशन। अब इसमें एग्जाम्पल से समझा जाए, जैसे क्या मोहन बगीचे में, क्या मोहन बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहा है? क्वेश्चन मार्क। ये बात समझ पा रहे हैं? ये एक सेंटेंस आया हुआ है जिसको भी पहचानना है, ये कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ आया रहा है, सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे। तो रहा है से ये क्लियर हुआ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस
टेंस है। अब उसके बाद मुझे पहचानना है ये सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस में सबसे पहले देखा जा रहा है यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है, और उसके बाद देखा जा रहा है यहाँ नकारात्मक शब्द भी आया हुआ है जो कि नहीं है। तो क्या और नहीं, तो इसका मतलब ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिसको अंग्रेजी में कहा जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो कि रूल ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करना है, और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार इसका यूज किया जाएगा। तो मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, मोहन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब इज। यहाँ इज के स्थान पे एम और आर का भी प्रयोग हो सकता था, किंतु यदि यहाँ मोहन के स्थान पे बहुवचन करता आए और या फिर आई आ जाए, आई आ जाएगा तो एम होगा, अगर बहुवचन करता आ जाएगा तो यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा मोहन, फिर ये नॉट यहां लिख देंगे नॉट, इज मोहन नॉट। वर्ब मोहन के द्वारा कार्य क्या हो रहा है, तोड़ने का कार्य हो रहा है। तो PLUCK प्लक मीन्स तोड़ना होता है, जिसमें ING ऐड करेंगे क्या हो जाएगा प्लकिंग। क्या तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं तो हो जाएगा प्लकिंग द फ्लावर। और कहां तोड़ रहे हैं, इन द गार्डन, GARDEN। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये बात समझ में आ रही है। सबसे पहले देखिए फार्मूला में बताया गया है, ये रूल ऑफ ट्रांसलेशन जो आप देख रहे हैं यहाँ है इज एम आर। तो इज एम आर में से यहाँ इज का यूज किया गया, क्योंकि जो सब्जेक्ट था वो मोहन था और मोहन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए इज का यूज हुआ। और यहाँ फिर मोहन लिखा गया सब्जेक्ट के रूप में। फिर इसके तुरंत बाद यहाँ निगेटिव वर्ड नॉट था, जो कि यहाँ नॉट लिखा गया। और फिर वर्ब, तो मोहन के द्वारा कार्य हो रहा था तोड़ने का, जो कि प्लक, प्लक मींस तोड़ना। फिर ING इसमें ऐड किया गया जो कि प्लकिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया दी फ्लावर। और वो फूल तोड़ कहाँ रहे थे, बगीचे में, तो में के लिए इन आया और दी गार्डन। तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा, जो कि ये आपका कंप्लीट होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे पार्ट की ओर चलेंगे, जिसका नाम इसके पहले आपको बता दिया गया है। उसका नाम होता है WH टाइप। WH टाइप सेंटेंस, एक यस नो टाइप सेंटेंस होता है और दूसरा जो है WH टाइप सेंटेंस होता है। दोनों में क्या अंतर होता है, क्या उसकी पहचान है, क्या कुछ उसमें किया जा रहा है, ये आपको बताया गया है। यहाँ पे लिखा जाएगा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WH टाइप में सबसे पहले रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहले लिखा जाएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और इज एम आर के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। अब WH टाइप यस नो टाइप की पहचान, उसमें अंतर क्या कैसे होता है, ये आपको बताया गया, इस पे बहुत चर्चा नहीं करनी है। डायरेक्ट हम आएंगे इस पे एग्जाम्पल पे, जैसे बच्चे सड़क पर क्यों जा रहे हैं। तो ये सेंटेंस है, बच्चे सड़क पर क्यों जा रहे हैं। बच्चे सड़क पर क्यों जा रहे हैं, सबसे पहले मुझे ये देख लेना ये कौन सा टेंस है। तो लास्ट में मुझे मिला रहे हैं, तो रहे हैं से ये क्लियर होगा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और उसके बाद ये देख लेना है कि सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस देखने के लिए हम देख रहे हैं वाक्य के बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो हो जाता है वो क्या, WH टाइप सेंटेंस। जब वाक्य के पहले आता है तो यस नो टाइप, जो कि वाक्य पहले आया नहीं हुआ है। अब उसके बाद मुझे यहाँ
जो यूज करना है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड आता है जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं। तो वाई जो है ये अंग्रेजी होती किसकी, क्यों की, ठीक है। इसके बाद इज एम आर का यूज करना है। इज एम आर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बच्चे, तो बच्चे बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के लिए हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। ये क्लियर है। तो वाई आर, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट वाई आर द चिल्ड्रेन, CHILDREN, ये क्लियर है, वाई आर द चिल्ड्रेन। फिर क्या है, वर्ब, तो यहाँ बच्चों के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, जा रहे हैं, जाने का कार्य हो रहा है। तो गो मीन्स जाना, और इसमें ING ऐड ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, गोइंग ऑन द रोड, ROAD। फिर क्वेश्चन मार्क, ये आपका कंप्लीट हुआ। वाई आर द चिल्ड्रेन गोइंग ऑन द रोड, बच्चे सड़क पर क्यों जा रहे हैं। अब अगर इसका हमें निगेटिव बनाना हुआ तो निगेटिव बनाना बहुत आसान है। कैसे, जैसे यहाँ पे वाई है, फिर आर है, द चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद मुझे नॉट ऐड करना है। जो नॉट लग जाएगा ये सेंटेंस को निगेटिव कर देगा, जो कि इस प्रकार से होगा, वाई के बाद आर के बाद द चिल्ड्रेन, CHILDREN, उसके बाद नॉट, फिर क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक है, ऑन द रोड। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। तो ये आपका WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये WS टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना लिए तो निश्चित रूप से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट ही तो ऐड करना है। अगर सब्जेक्ट बाद नॉट आप ऐड कर लिए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इसी पे समाप्त होता है। अब इसमें जो भी चीजें बताई गई हैं, चाहे वह रूल ऑफ ट्रांसलेशन हो, हेल्पिंग वर्ब हो, एग्जाम्पल्स हो, ये सब बिल्कुल सरल भाषाओं में आपको बताया गया। अब इसके बाद अगली वीडियो में आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने के लिए आप अगली वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।